हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। सो हम सभी जानते हैं कि 1 महीने से भी कम या लगभग 1 महीने के आसपास हमारे पास समय बचा हुआ है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर के। और क्योंकि समय कम है, सो इसलिए आप जैसा कि जानते हैं कि पेपर वन बहुत ही क्रूशियल होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो 10 यूनिट्स होती हैं और 10 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स आपकी लगभग ऐसी नेचर्स की होती हैं जिनमें क्वेश्चंस क्या होते हैं हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका डीआई हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। मतलब कि उसमें क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे बट आपको एक पैटर्न आपको रिपीटेड मिल सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका इंडियन लॉजिक का जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो हो गया। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बट अगर आपने उसको थियरी वाइज अगर उसको आपने सही से प्रिपेयर किया है तो वो आपको हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपके नेट पेपर वन का जो सबसे लास्ट यूनिट है वो है। इस यूनिट की खासियत ये है कि इससे आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आपके प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपका तक्षशिला नालंदा, और उसके अलावा अंग्रेज़ों के समय में जो भी उच्च शिक्षा संस्थाओं को लेकर के जो भी कार्रवाई हुई, जो भी एक्ट्स पास हुए, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं जिनको कि आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है, और इसको मैं अभी हम लोग इसको लेकर के इसमें जितनी भी चीज़ें उनको डिस्कस भी करेंगे। तो इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग अगर इसको देखते हैं तो आई होप कि आप लोग को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस पीडीएफ में, इस डॉक्यूमेंट में मैंने कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का अपना यूनिट, जो कि आपके पेपर वन का आखिरी यूनिट है, लास्ट यूनिट है। इस यूनिट की खास बात यह है कि अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपके 5 क्वेश्चन जो आते हैं 10 नंबर के, वो आपके लगभग पूरे से पूरे आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो आपकी उच्च शैक्षणिक व्यवस्था है, मतलब कि जो आप स्कूलिंग 12th के बाद जो आप करते हो जैसे यूजी, पीजी या रिसर्च, वो आपका हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइम पीरियड है। पहला तो हो गया प्राचीन, एंशियंट, फिर उसके बाद आता है आपका मिडुअल, मतलब कि जो मुग़ल काल आता है, फिर उसके बाद आता है आपका मॉडर्न, जिसमें 2 पार्ट है। एक है आपका आज़ादी से पहले का, मतलब कि अंग्रेज़ों के समय का, और उसके बाद आता है कि आज़ादी के बाद जो है हमारी जो हायर एजुकेशन सिस्टम रही है वो कैसी रही है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं एंशियंट इंडिया के बारे में, कि उस समय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा हेतु संस्थाएं किस तरह से थीं। तो भारत में शिक्षा का इतिहास लगभग 5000 सालों का है। इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक के काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं, जिसमें वेद और उपनिषदों की बात होती है। फिर 600 से 200 तक जैन, बौद्ध, भागवत गीता, मनुस्मृति, ये सभी रहते हैं। 200 एडी में या सीई में नागार्जुन, जो कि एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो उनकी बुक्स रहती हैं, उनका प्रभाव रहता है, सूत्रों की उत्पत्ति होती है। 600 सीई में शंकराचार्य आते हैं, आदि शंकराचार्य, जो कि वेदांत दर्शन की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 900 सीई के बाद अन्य वेदांत की शाखाएं आती है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी आपको दिख रही है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य किस समय था। तो एक टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजी अगर आप एक बार सरसरी निगाह से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं वेदों की। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, वो विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो कहा जाता है कि ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक है परा और दूसरा है अपरा। तो परा जो है वो पारलौकिक ज्ञान होता है, संसार से परे जो ज्ञान होते हैं, जिसे हम पारलौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं, जैसे आत्मा हो गई, या फिर
स्वर्ग, नर्क, ये सभी क्या हैं, परा ज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपरा, मतलब कि जो कि सांसारिक विषय वस्तु जिनकी है, जो कि मटेरियल से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग इसमें गिनते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज की बात करता है। तो ज्ञान की दो शाखाएं कही गई हैं, एक है परा, दूसरा है अपरा। परा से मतलब है पारलौकिक ज्ञान, अपरा से मतलब है भौतिक ज्ञान। ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एनटीए की एक ख़ास बात यही है कि वो आजकल आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं देता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो वो उसी कॉन्सेप्ट से 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना के देगा। और क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए आप उसको आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है। तो बात हो गई वेदों की। इसके बाद आते हैं ज्ञान के और भी जो स्रोत थे। तो वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका ऋग्वेद, फिर दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और अथर्ववेद। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम उसको कह सकते हैं, आपसे सिंपली पूछ देता है कि वेदों में सबसे पहले कौन सा वेद आया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। या फिर सबसे नवीन, सबसे नया वेद कौन सा है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखने में तो ये क्या लगता है, बहुत ही सिंपल है, बट अगर जिसने भी इस चीज़ को सिंसियरली नहीं कभी प्रिपेयर किया है तो उसके लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एक बार इसको ज़रूर से याद रखना चाहिए कि ये जो क्रम लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम में वेदों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। फिर इनकी विषय वस्तु से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में हम मंत्रों की बात करते हैं, यजुर्वेद में भजन और गायन संबंधी इसमें श्लोक हैं, सामवेद में कर्मकांड से संबंधित जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, उससे संबंधित मंत्रों के बारे में, और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित मंत्र हैं। तो इनकी विषय वस्तु जो इनका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बात आती है कि वेद के अलग अलग उसकी शाखाएं, उसके भाग बनाए गए हैं उसको समझने के लिए। तो सबसे पहला आता है आपका वेदांग। तो वेदांग क्या है, वेदों को पढ़ने, समझने और लिखने की जो विधि, जो मेथड्स यूज होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वेदांग। ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 है। और फिर पूछा जाता है कि कौन, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको 6 के नाम याद होने चाहिए। तो क्या है वेदांग, 6 वेदांग है। उनके नाम क्या हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा में बात आती है कि मंत्रोच्चारण कैसे करें। ये वो शिक्षा नहीं है जो कि आजकल हम उसको यूज करते हैं, बल्कि ये क्या है, वो उस समय के वेदों के समय के हिसाब से शिक्षा का अर्थ था कि जो भी विद्यार्थी है वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कैसे करे, सही से कैसे करे, उसकी बात करता है। फिर कल्प आता है जिसमें वैदिक धर्म का सार की बात होती है। व्याकरण मतलब कि संस्कृत व्याकरण की बात होती है। निरुक्त, जो आजकल हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं, उसे ही संस्कृत में निरुक्त कहा जाता है। फिर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र की बात होती है। छंद की बात होती है, कवितात्मकता, पोएटिक स्टैंजेस की बात होती है कि मंत्रों को कैसे हम उसको लयात्मक बना सके, कैसे उसको सुनने वाले को अच्छा लगे। ये सारी बातें वेदांग का हिस्सा होती हैं। ठीक है। फिर आपके 4 उपवेद हैं जो कि आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के क्रम में ही हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, वो है अर्थवेद। ठीक है। फिर आता है आपका धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। ठीक है। तो ये इन चारों वेदों की शाखाएं हैं जिन्हें हम उपवेद भी कहते हैं। फिर बात आती है वेदों के भाग की। तो वेदों के 4 भाग होते हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी वेदों के भाग होते हैं। उपनिषद के अर्थ बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है।
फिर आते हैं श्रुति और स्मृति। तो श्रुति क्या है? जिसे सुना जाता है, व्हाट इज हर्ड, उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। तो जो आपके चारों वेद हैं और 108 उपनिषद हैं वो श्रुति के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब कि उनको सुना जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? जो याद किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके 18 पुराण, गीता, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, तंत्र, ये सभी स्मृति के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि विद्यार्थी इनको सुन के फिर इनको याद रखते हैं। फिर आती है वैदिक दर्शन की 6 शाखाएं हैं, जिसमें आपका पूर्व मीमांसा, न्याय मीमांसा, वैशेषिक मीमांसा, सांख्य मीमांसा, योग मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। तो वैदिक दर्शन की बेसिकली ये 6 शाखाएं हैं और इन 6 शाखाओं से बेसिकली हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि हर बार पूछा जाता है कि पूर्व मीमांसा, न्याय मीमांसा, वैशेषिक मीमांसा और सांख्य मीमांसा, योग मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है। तो क्योंकि आप लोग नोट्स बनाओगे तो इस चीज़ को आप लोग खोज करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। सो ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रक्रिया के चरण क्या क्या थे। तो 5 साल में विद्यारंभ हो जाता है, मतलब कि पढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर 8 साल से 12 साल के बीच में बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में बेसिकली आप लोग देखते हो कि जनेऊ धारण कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें 8 साल से 12 साल के आयु के बीच में ही होती हैं। और जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो जो विद्यार्थी होता है वो वापस जाता है फिर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है। और वहाँ पर वो 24 साल तक या 25 साल तक, जब तक कि उसका ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, वो वहाँ पर रह करके अपनी शिक्षा को पूरा करता है। तो जब वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो उस समय जब वो वहाँ से फिर वापस अपने घर आता है गृहस्थ आश्रम को शुरू करने के लिए, तो वो जो संस्कार होता है कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसे संवर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के 3 चरणों की बात हमेशा से की गई है। एक है श्रवण, मतलब कि सुनना। दूसरा है मनन, मतलब कि उसको लेकर के क्या करना? चिंतन करना, मनन करना। फिर है निधि ध्यासन। ठीक है। मतलब कि जो भी आपने सीखा उसको आप प्रैक्टिकली उसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो शिक्षा के ये 3 चरण होते हैं: सुनना, फिर उस पर चिंतन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। अब बात आती है वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा की, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बेसिकली 2 प्रकार की शिक्षित स्त्रियां उस समय समाज में थीं। इसमें पहली थी सद्यो द्वाहास। क्या है? सद्यो द्वाहास। वो स्त्रियां जो शादी तक पढ़ाई करती थीं, मतलब जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक वो अपनी पढ़ाई को शुरू रखी हैं, और जिस दिन शादी हो गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इस प्रकार की स्त्रियों को सद्यो द्वाहास कहा जाता था। और फिर आते थे ब्रह्मवादिनियाँ। ये शादी नहीं करती थीं बल्कि आजीवन वो अपने पढ़ाई को, अपनी शिक्षा प्रक्रिया को शुरू रखती थीं, उनको स्टॉप नहीं करती थीं। ठीक है। तो ये 2 प्रकार की स्त्रियां थीं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके एंशिएंट हायर एजुकेशन से पूछे जाते हैं। तो इसमें एक वर्ड हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, आन्वेषिकी। क्या है? आन्वेषिकी। इसका अर्थ होता है तर्क या लॉजिक। तो जो आजकल हम लोग लॉजिक वर्ड यूज करते हैं, तो वैदिक कालीन में उस वर्ड के रिप्लेस में कौन सा वर्ड यूज होता था? आन्वेषिकी। फिर आता है मीमांसा। तो उसका अर्थ क्या है? व्याख्या। वार्ता। वार्ता के अंतर्गत कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, ये सारी क्रियाएं आती थीं। ठीक है। फिर आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब आजकल हम लोग इकोनॉमिक समझते हैं वो नहीं, अर्थशास्त्र का मतलब होता है राजनीति या पॉलिटी। फिर शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है? विद्वतापूर्ण बहसें। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं भारतीय दर्शन या ज्ञान की नास्तिक परंपराओं के बारे में। तो इसमें बेसिकली 3 परंपराएं बहुत ही प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका चारवाक दर्शन, फिर दूसरा आता है आपका बौद्ध दर्शन, और तीसरा है आपका जैन दर्शन। बौद्ध
दर्शन बेसिकली पाली भाषा में उसकी जितनी भी रचनाएं हैं वो हमको मिलती हैं, और जैन दर्शन प्राकृत भाषा में हमको बेसिकली प्रचलित रूप में मिलता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं बौद्ध शिक्षा की। तो बौद्ध शिक्षा, जैसा कि हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने इसको स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो धर्म चक्र प्रवर्तन उनके जीवन काल की 4 प्रमुख घटनाओं में से एक घटना है। धर्म चक्र प्रवर्तन उस घटना को कहा जाता है जिसमें भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश प्रदान करते हैं। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत सिखाया जाता है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोई दूसरा उसकी खुशी के लिए उसको हम दोष नहीं दे सकते हैं। भिक्षा व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करने की बात होती है, इसलिए भिक्षा को वो लोग प्रमुखता देते हैं। बट कहते हैं कि भिक्षा में आपको सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लेना है, आपको केवल उन्हीं वस्तुओं को भिक्षा में लेना है जो कि आपकी दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे भोजन हो गया, बस वही आपको भिक्षा में लेना है। ठीक है। फिर आता है आपका प्रव्रज्या संस्कार। तो बौद्धकालीन जो शिक्षा था उसमें प्रव्रज्या संस्कार की बात होती है, जो कि 8 साल की आयु में होती है, और कहा जाता है कि इस संस्कार के बाद जो बालक या बालिका है उसका शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो बात आती है कि वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब वैदिक शिक्षा 25 साल में पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो विद्यार्थी होता है वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन जब बौद्ध शिक्षा पूरी होती है तो वो जो विद्यार्थी है वो घर वापस नहीं आता है, बल्कि वो अपने घर का त्याग कर देता है। वो जितने भी सांसारिक विषय वस्तु हैं उनका त्याग कर देता है और एक सन्यासी बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के बारे में। फिर गौतम बुद्ध ने 4 आर्य शक्तियों की बात की थी, 4 ऐसे सत्य जो कि इस संसार में उनको झुटलाया नहीं जा सकता है, ये हमेशा क्या है? अटल है, नश्वर है। तो ये 4 आर्य सत्य कौन से थे? पहला है दुख। उनका कहना है कि संसार का जो मूल है वो क्या है? दुख है। फिर बात करते हैं वो समुदय की, मतलब कि इस दुख का कारण क्या है। फिर निरोध, मतलब कि इस दुख को हम लोग इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और फिर आपका चौथा आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग, मतलब कि जो भी निरोध है उसी का एक पार्ट है ये अष्टांगिक मार्ग, कि आप अगर इन 8 मार्गों को, इन 8 तरीकों को अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप दुखी होने से बच सकते हैं। तो जिसमें पहला आता है आपका राइट व्यू, मतलब कि आपकी जो दृष्टि है, जो देखने की समझ है वो सही होनी चाहिए। वो राइट इंटेंशन की बात करते हैं, मतलब कि आपके जो भाव हैं वो सही होने चाहिए, आपकी वाणी सही होनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, आजीविका सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, आपका जो कंसंट्रेशन, जो आपकी ध्यान है वो सही होना चाहिए, और आपके प्रयास सही होने चाहिए। जब आप इन 8 सिद्धांतों को, 8 मार्गों को जब आप पालन करते हैं, कोई भी व्यक्ति इन पर जब चलता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो वो दुखों से मुक्त हो जाता है। बौद्धकालीन बेसिकली 3 ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनके नाम क्या हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ ही बौद्धकालीन जो इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथों के बारे में आप लोग इन तीनों के नाम याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर बौद्ध शिक्षा में पंचशील सिद्धांतों की बात होती है। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। अस्तेय का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या है? कि आजीविका के लिए ही क्या करना है? अपना जीविकोपार्जन करना है, सही तरीके से करना है। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत की बात बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत होती है।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचर्स की। इस शिक्षकों के प्रकार कौन कौन से थे। आप लोग सुनते होंगे आचार्य, उपाध्याय, गुरु, शिक्षक। हम लोग सब एक ही अर्थ में उनको यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर शिक्षक के लिए जब हम शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, तो हर किसी का एक खास प्रयोजन होता है। हम हर किसी को गुरु नहीं कह सकते, हर किसी को आचार्य नहीं कह सकते। तो उसी के बारे में हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि आखिर इनको कहते क्या है। तो आचार्य हम किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जो कि वेदों के बारे में हमको पढ़ाता है और फीस भी नहीं लेता है। तो उस टीचर को, उस गुरु को हम क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। ठीक है। फिर बात आती है उपाध्याय। तो वो टीचर जो कि हमें वेद का कोई एक अंश सिखाए और हमको आजीविका हेतु पढ़ाए, मतलब कि आपको कोई एक ऐसी स्किल सिखा रहा है जो कि आपके जॉब के लिए, ठीक है, मतलब कि आपको कोई जॉब स्किल के लिए सिखाए, उसको हम कहेंगे उपाध्याय। फिर आती है बात चरक की। तो ये चरक कौन होते हैं? भ्रमण द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं, उनको चरक कहा जाता है। गुरु, वे टीचर्स जो कि गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं गुरु। ठीक है। फिर बात आती है योजन शतिका। तो वे प्रसिद्ध विद्वान जिनसे ज्ञान लेने के लिए विद्यार्थी दूर दूर से पहुंचते हैं। मान लीजिए बनारस में कोई महान शिक्षक हैं, तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर देशों से बच्चे आ रहे हैं, तो उस शिक्षक को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे योजन शतिका। ठीक है। फिर आता है शिक्षक। शिक्षक किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो कलाओं में प्रशिक्षण देता है कि आखिर किसी कला को किस तरीके से प्रयोग करना है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो क्या है? शिक्षक है। जैसे कोई व्यक्ति नृत्य सिखा रहा है या संगीत की शिक्षा दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे शिक्षक। ठीक है। तो शिक्षकों के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं वैसे इसको नहीं समझना है। आचार्य, उपाध्याय, चरक, हर किसी का एक विशेष प्रयोजन होता है। आजकल हम लोग सभी को शिक्षकों के पर्यायवाची के तौर पर यूज कर लेते हैं, तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, शैक्षणिक संस्थाओं की। तो गुरुकुल, गुरुकुल वो होता है जो शिक्षक का घर होता है जहाँ विद्यार्थी साथ रहते थे। परिषद, उच्च शिक्षा हेतु 3 से 20 ब्राह्मण की बात होती है जो कि दर्शन, तर्कशास्त्र और विधि के ज्ञाता होते हैं। उनकी पढ़ाई की बात होती है तो वो परिषद में होती है। ठीक है। अब समझ लो कि जो आपका कॉलेज है, आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ यूजी पीजी की पढ़ाई होती है, तो उन्हीं को परिषद हम कह सकते हैं। फिर आती है बात गोष्ठी की। तो राजा द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सभा को हम क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। फिर बात आती है आश्रमों की। अग्नि स्थान, ब्रह्म स्थान और विष्णु स्थान, इन 3 नामों से आश्रमों को विभाजित किया जाता था। अग्नि स्थान आश्रम के उस भाग को कहा जाता था जहाँ पर अग्नि पूजा होती थी या यज्ञ होते थे। ब्रह्म स्थान आश्रम के उस भाग को कहा जाता था जहाँ पर वेद पाठ होते थे और जहाँ पर राजनीति, अर्थनीति, वार्ता इत्यादि की बात होती थी, उसे हम विष्णु स्थान के नाम से जानते थे। तो आश्रम के 3 भाग थे। ठीक है। अग्नि स्थान, ब्रह्म स्थान और विष्णु स्थान। फिर बात आती है विद्यापीठ। ये महान आचार्य द्वारा आध्यात्मिक पहलू से स्थापित एक संस्था होती थी, इसे हम विद्यापीठ के नाम से जानते थे। फिर आता आपका घटिका। शिक्षक विद्यार्थी वाद संवाद प्रतिवाद के माध्यम से ज्ञानार्जन करते थे, इन्हें हम घटिका कहते थे। फिर बात आती है मठों की। ये धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र होते थे। ब्रह्मपुरी, शहर की कोई एक ऐसी जगह जहाँ पढ़ाया जा सके, उसे हम ब्रह्मपुरी के नाम से जानते थे। और बौद्ध शिक्षाओं का ज्ञान प्रदान कहाँ होता था? विहारों में होता था। ठीक है। फिर बात आती है प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा प्रदाता संस्थाओं के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी इस यूनिट का, जिससे हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। तो इसमें मेन है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी। ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका तक्षशिला। ये 600 से 500 CE तक इसका जो अस्तित्व है वो रहता है, लगभग 1000 सालों तक। इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये अभी के
इसको गांधार साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था, जो कि अभी के आपके पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है, बट पूरा पार्ट जो है अफ़गानिस्तान में घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ाई की व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज नहीं थी। इसमें 68 विषयों की पढ़ाई होती थी। इसमें प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 16 वर्ष थी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था, कोई परीक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कुछ जो प्रमुख शिक्षक थे तक्षशिला के वो कौन थे? कौटिल्य थे, पाणिनि थे, चरक थे और विष्णु शर्मा थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, चरक ने चरक संहिता की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की स्थापना की थी। जो आपका तक्षशिला है ये बेसिकली मेडिसिन के लिए प्रसिद्ध है, चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने उसे 1980 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। वाल्मीकि रामायण में भी तक्षशिला का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, फिर जो अगला इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय वो है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 427 ईस्वी में होती है, 1197 ईस्वी तक ये स्थापित रहता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का ज्ञान केंद्र होता है ये। राजगीर बिहार, इसकी जो लोकेशन है वो राजगीर में होती है, बिहार में स्थित है। शीलभद्र इसके कुलपति थे। द्वारपंडी, प्रवेश के लिए जो जिम्मेदार शिक्षक होता था उसे द्वारपंडी कहते थे। वेनसांग नालंदा में आता है। उसने अपने ग्रंथ में कहा है कि नालंदा में उस समय लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 200 शिक्षक होते थे जो उन विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो बात आती है वेनसांग किस काल में आया था, किस समय में आया था? तो वो 7वीं सदी में आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। फिर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 साल था और यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जिसको कि धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। तो धर्मगंज का अर्थ था माउंटेन ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का पहाड़। धर्मगंज में बेसिकली 9 फ्लोर थे जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स थे, रत्नसागर, रत्नोदावी, रत्नयांजक। ठीक है, यहाँ पर महायान परंपरा जो कि बौद्ध की 3 शाखाएँ थी, हीनयान, महायान, नवयान, तो उसी का महायान जो शाखा है उसकी यहाँ पर बेसिकली पढ़ाई होती थी। यहाँ पर अम्बुधारावलेही नामक एक विभाग था जो कि प्रेक्षणशाला या ऑब्जर्वेटरी के लिए यूज होता था। ठीक है, और 12वीं शती में बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसे नष्ट किया और कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीनों तक इसमें से धुआं उठता रहा था। ठीक है, 2010 में वापस से उसी जगह पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में भी स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना भट्टारक मैत्रेयक ने की थी। ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। ये बेसिकली धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था, यहाँ धार्मिक पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पर अन्य विषयों की पढ़ाई भी होती थी, जैसे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर 2 फेमस स्कॉलर्स हुए जिनके नाम थे गुणमती और स्थिरमती। यहाँ पर लगभग 6,000 बौद्ध भिक्षु थे। हीनयान यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा थी जिसकी यहाँ पर पढ़ाई होती थी। इसके अलावा ब्राह्मण संबंधी जो शिक्षाएं थी उनकी भी यहाँ पर पढ़ाई होती थी। यहाँ पर 2 विदेशी आते हैं जिनके नाम थे वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, तो वेनसांग और इत्सिंग वल्लभी विश्वविद्यालय में आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। फिर जो अगला इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक पाल वंश के शासक धर्मपाल रहते हैं। ये भागलपुर बिहार में स्थित था। ये धार्मिक शिक्षा महायान शिक्षा केंद्र था। यहाँ पर बेसिकली 18 शिल्प, 14 विद्याएँ और 64 कलाओं की पढ़ाई होती थी। ये बेसिकली एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था, तो इसलिए बौद्ध भिक्षु जो बनने को तैयार होता था केवल उसे ही यहाँ पर पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती थी। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ की जो हायरार्की थी वो किस हिसाब से थी, तो जो सबसे ऊपर था वो एबॉट था, अध्यक्ष था। उसके नीचे 6 द्वारपाल होते हैं, फिर महापंडित होते हैं, फिर उसके नीचे 108 पंडित होते हैं, फिर उसके नीचे 160 उपाध्याय या आचार्य होते हैं और 160 आचार्य या उपाध्याय के अंतर्गत 1000 भिक्षु होते हैं। ये विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बेसिकली तिब्बतों से संबंधित था।
महास्थावीर यहाँ का कुलपति था और बख्तियार खिलजी ने इसे 1203 में नष्ट कर दिया था। फिर अगला विश्वविद्यालय है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये 8वीं सदी में रहता है। इसे भी पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने इसे स्थापित किया था। ये बिहार में स्थित है और ये भी बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर अगला इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है जगदाला विश्वविद्यालय। इसे पाल वंश के राजा रामपाल ने स्थापित किया था। ये भी एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है और यहाँ की जो बुक्स थी वो तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है आपका मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय क्या है? ये उपनिषद कालीन था। ये राजा जनक द्वारा स्थापित किया जाता है। इस विश्वविद्यालय के बेसिकली 3 प्रमुख कवि रहते हैं, विद्यापति, जयदेव, गणेश उपाध्याय। गणेश उपाध्याय ने तर्कशास्त्र की एक नई शाखा जिसे नव्य न्याय कहा जाता है की स्थापना या इसकी शुरुआत की थी। फिर अगला आता है आपका नादिया विश्वविद्यालय। ये गंगा जालंगी नदी के किनारे होता है। इसका पुराना नाम नवद्वीप था। इसमें बेसिकली 3 शाखाएं होती हैं इस विश्वविद्यालय की, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर। जयदेव ने यहाँ पर रह के पढ़ाई की थी। यहाँ के शिक्षक थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। इसके अलावा और एक जो प्रमुख शिक्षक थे वो थे रघुनाथ शिरोमणि। ठीक है, तो रघुनाथ शिरोमणि और जयदेव नादिया विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। फिर आता है आपका उज्जैन विश्वविद्यालय। ये अपने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बेसिकली गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित पढ़ाई होती थी। फिर आता है आपका सालोदगी विश्वविद्यालय। ये कर्नाटक में स्थित था। इसे नारायण ने इसे स्थापित किया था। ये कृष्ण तृतीय के मंत्री होते हैं। इस विश्वविद्यालय की खास बात ये थी कि यहाँ पर लगभग 27 छात्रावासों की सुविधा प्रदान की गई थी। फिर आता है आपका एन्नाई राम विश्वविद्यालय। एन्नाई राम विश्वविद्यालय ये बेसिकली यहाँ पर फ्री बोर्डिंग की सुविधा थी, मुफ्त छात्रावास की सुविधा थी। यहाँ पर लगभग 340 विद्यार्थियों को ट्यूशन प्रदान किया जाता था। फिर आता है आपका शारदा पीठ। इसे अशोक ने स्थापित किया था। ये आपके कश्मीर जो पीओके का हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। एक टेम्पल यूनिवर्सिटी था जिसमें पाणिनि, कल्लड़, आदिशंकर और कुमारजीव जैसे शिक्षकों ने पढ़ाया था। ठीक है, फिर अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय वो है आपका पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये ओडिशा में स्थित था। इसे कहा जाता है कि ये नालंदा से भी पुराना था और बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। ये विश्वविद्यालय 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित था जिनके नाम थे ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। यहाँ पर जो विदेशी शिक्षक आता है, विदेशी विद्यार्थी आता है, उसका नाम था सुआन जांग। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राचीन काल से संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय रहे हैं उनसे संबंधित उस समय कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, इन सभी की हम लोगों ने बात कर ली है। अब आता है मध्यकालीन या मुस्लिम आक्रांता काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उससे लेकर के हम लोग अब बात करेंगे। तो मध्यकाल में बेसिकली जो वैदिक शिक्षा है उसका स्थानांतरण उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाता है। साउथ में विजयनगर साम्राज्य द्वारा वैदिक शिक्षा को संरक्षण दिया जाता है। उस समय 2 प्रमुख आपके वेदों के ज्ञाता होते हैं जिनके नाम थे सायना और माधव। इन्होंने वेदों पर टीका भी लिखी हैं, कमेंट्रीज ऑन वेदास उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा का शुरुआत होती है। इसमें बेसिकली जो शहरी शिक्षा है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे उन्हें मकतब कहा जाता था। यहाँ पर बेसिकली लिखना पढ़ाना सिखाया जाता था, मूल इस्लामिक प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। ठीक है, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल होते थे, उनको मदरसा कहा जाता था। यहाँ पर बेसिकली जो एडवांस लैंग्वेज स्किल्स होती थी, उन्नत भाषाई दक्षता होती थी, उसको पढ़ाया जाता था। इस्लामी शिक्षा में गरीबों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ पर एक अंतर था कि यहाँ पर केवल लड़कों को ही शिक्षा व्यवस्था की सुविधा थी, लड़कियों को नहीं थी। मुगल काल में जो उनके शासकों के बच्चे होते थे उनके लिए फारसी स्कूलों की भी व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर एक खानका आता है, वो बेसिकली प्रसिद्ध सूफी की कही गई बातें होती थीं जो कि विद्यार्थियों को सिखाई जाती थीं। ठीक है, तो खानख्वा क्या था? ये प्रसिद्ध सूफियों की कही गई बातें होती थीं।
तो ये हो गया आपका मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। अब इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि अंग्रेजों के समय उच्च शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें आपके बेसिकली 3 एजेंट्स होते थे, ब्रिटिश शासक, ईसाई मिशनरीज और भारतीय बुद्धिजीवी व सुधारक। तो ब्रिटिशों का उद्देश्य बेसिकली भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि केवल कुछ जो शिक्षित भारतीय हैं, जो कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग प्रदान कर सकें, केवल उन्हें ही शिक्षित कर दिया जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य को स्टार्ट करते हुए कलकत्ता मद्रास 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत की, ठीक है, और उन्होंने मुस्लिम कानून की शिक्षा की बात इस एक्ट में की थी। फिर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा की जाती है। इसमें हिंदू दर्शन व कानून व्यवस्था की बात होती है, कानून व्यवस्था से संबंधित पढ़ाई इसमें करवाई जाती थी। फिर सन 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसमें जो सिविल ऑफिसर्स होते थे उनको देशी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1818 में सीनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की जाती है। फिर इस काल में राजा राममोहन राय आते हैं। इन्होंने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांता कॉलेज और 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये तीनों स्कूल या कॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने इनकी स्थापना की? राजा राममोहन राय ने की थी। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था शिक्षा मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। इसने पहली बार कहा कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का लक्ष्य होता है। इसने बेसिकली शिक्षा के लिए 1 लाख पर एनम एक धनराशि मुहैया कराने की बात की थी। इस चार्टर एक्ट के समय आंग्ल प्राच्य विवाद बहुत ही मशहूर होता है। बेसिकली इसमें 2 ग्रुप होते हैं, इंग्लिश के पक्षधर और देशी भाषाओं के पक्षधर। तो जो आंग्ल भाषाओं के पक्षधर थे उनको एंग्लिसिस्ट कहा जाता है, और जो देशी भाषाओं के पक्षधर थे कि शिक्षा को देशी भाषाओं में देना चाहिए, हिंदी, तमिल, इस तरीके की जो देशी भाषा उसमें देना चाहिए, उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। तो एंग्लिसिस्ट का जो मेन नेता थे वो थे मैकॉले, और ओरिएंटलिस्ट की जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें प्रिंसेप बंधु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर चार्टर एक्ट के बाद आता है 1823 का एल्फिंस्टोन रिपोर्ट। इसमें बेसिकली अंग्रेजी व यूरोपियन साइंस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले मिनट आता है। इसमें उन्होंने डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियरी दी थी। इस थियरी का मतलब ये था कि इसके माध्यम से केवल उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया गया और आशा की गई कि ये जनसाधारण को शिक्षित कर देंगे। इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है? डाउनवर्ड इन्फ्लेटेशन थियरी। मतलब कि छन करके जो जैसे ऊपर वाले लोगों को, मतलब उच्च वर्ग को उन्होंने शिक्षा दिया और वो छन करके, रिस्क करके जो आपकी निम्न वर्ग है उस तक शिक्षा पहुंचेगी। ये इस सिद्धांत की बात होती है। इस मिनट के द्वारा ही 1844 में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाता है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और 1835 में ही एल्फिंस्टोन कॉलेज की स्थापना होती है। और ये जो आपका मिनट था, इससे ही लॉर्ड मैकॉले के अंतर्गत जो ये मिनट आया था, इसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन भी कहा जाता है, प्रथम कानून आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका मिनट था। फिर इसके बाद 1847 में नॉर्मल स्कूल की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग करते हैं। ये स्कूल बेसिकली टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए रहता है। 1847 में आईआईटी रुड़की की स्थापना थॉमसन द्वारा की जाती है। 1852 में सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना आगरा में की जाती है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है वुड डिस्पैच 1854 एक्ट। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में बात की गई कि सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी ले।
इन्होंने कहा कि हाई लेवल जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए और लो लेवल एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर हिंदी में होनी चाहिए। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की थी इन्होंने। इन्होंने कहा था कि शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप देना चाहिए, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी हमको एक क्रम बनाना चाहिए। इसकी बात वुड डिस्पैच ने की थी। इस वुड डिस्पैच के फलस्वरूप 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद 1882 टू 83 में हंटर कमीशन आता है, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने इसको संगठित किया था। इसमें बेसिकली टोटल 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 इंडियन थे। इस कमीशन ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर 1902 में आपका रैले कमीशन आता है। रैले आयोग होता है, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सर थॉमस रैले इसका नेतृत्व करते हैं। इस आयोग ने विश्वविद्यालयों के सुधार की अनुशंसा की थी, जिसके फलस्वरूप इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 की शुरुआत होती है। फिर 1905 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है स्वदेशी राष्ट्रवादियों द्वारा। इस परिषद के द्वारा जादवपुर यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि तीनों ही आपके वेस्ट बंगाल में स्थापित है, वहाँ पर इनकी स्थापना होती है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ के चांसलर खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट कमीशन आता है वो है आपका सैडलर कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1970। इस कमीशन ने बात की कि इंटरमीडिएट कॉलेज को डिग्री कॉलेजेस से हमको सेपरेट करना चाहिए। इन्होंने भारी मात्रा में अनुदान की सिफारिश की। इन्होंने बेसिकली 12 ईयर स्कूलिंग की बात की, इंटर कॉलेजेस की बात की। इन्होंने कहा कि जो हमारा ग्रेजुएशन का जो हमारा पीरियड है वो 3 साल का होना चाहिए और 7 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना इस कमीशन के फलस्वरूप होती है। फिर आता है आपका CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना 1920 में होती है, बट 1923 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1935 एक्ट के द्वारा इसकी वापस से स्थापना की जाती है। इस कमिटी ने 10+2+3 सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसे ओल्डेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह अभी तक स्थित है और सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड्स में से एक है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर 1925 में आपका इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आता है, जिसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1929 में हार्टोग समिति आती है। शिक्षा मानक पालन न होने के कारण इसे स्थापित किया जाता है और ये वोकेशनल एजुकेशन, जो आपकी भाषाई संबंधी शिक्षा हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। 1934 में सप्रू समिति की स्थापना होती है, जिसका मेन जो ध्यान होता है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित होता है। 1937 में एबॉट वुड रिपोर्ट आती है। इसने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल करने की सिफारिश की थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। 1937 में गांधी जी वर्धा योजना लाते हैं, जिसे नई तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये 1937 में आया। इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो समिति स्थापित की गई, उसके चेयरमैन जाकिर हुसैन थे, जो कि बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इस योजना में लर्निंग को एक्टिविटी के थ्रू करने की बात की गई थी। इसमें कहा गया कि 7 साल तक बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। फिर इसके बाद 1944 में सार्जेंट प्लान आता है, जिसे स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली आपके वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित होती है। सार्जेंट प्लान में UGC की स्थापना की रिकमेंडेशन दी जाती है। इसमें 6 से 11 साल तक के बच्चों के फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, जितने भी एक्ट्स हम लोगों ने पढ़े, ये सभी हमारे आज़ादी से पहले के थे। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस की, कि स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन रही है इंडिया में वो किस तरीके से रही है। तो बेसिकली
1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप के अंदर। और इसमें बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की बात होती है, आईआईटीज़ की स्थापना की बात होती है। इसी कमीशन के अंतर्गत यूजीसी की स्थापना होती है। इसके अलावा एआईसीटीई, आईएमसी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जितने भी मेजर संस्थाएं हैं, इन सभी की जो स्थापना हुई ये इसी कमीशन के अंतर्गत होती है। तो यूजीसी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको यहीं पर समझ लेते हैं। तो यूजीसी बेसिकली फॉर्मली 1953 में इनॉग्रेट किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री होते हैं। और 1956 में इसे एक स्टैचुरी बोर्ड का एक दर्जा दिया जाता है, एक सांविधिक निकाय का दर्जा यूजीसी को प्रदान किया जाता है। यूजीसी का बेसिकली काम होता है कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन करना और मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि भारत में जो भी विश्वविद्यालय स्तर की जो भी शिक्षा है उसके लिए जो मानक हैं उनके बीच जो समन्वय होना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी यूजीसी की होती है। ठीक है, तो यूजीसी कब स्थापित हुआ, किसने इसे स्थापित किया, इसे सांविधिक निकाय का दर्जा कब मिला, ये सारी चीज़ें आपको यूजीसी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका मुदालियार कमीशन 1952 टू 53 में। इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने बेसिकली 3 साल की सेकेंडरी एजुकेशन और 4 साल की हायर एजुकेशन सिस्टम की बात की थी। फिर 1973 में एनसीटीई की स्थापना होती है। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसे 1993 में स्टैचुरी बोर्ड का दर्जा दिया जाता है। एजुकेशन सब्जेक्ट को आपकी 3 लिस्ट होती हैं, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है 1976 में। ठीक है, 1964 टू 66 में कोठारी आयोग की स्थापना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, इसे एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। इनकी जो रिपोर्ट थी उसे एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से इन्होंने पब्लिश कराया था। इस कमीशन ने मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की बात की थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विस एक पोस्ट स्थापित करने की इन्होंने बात की थी। इन्होंने रेकमेंड किया था कि नेशनल इनकम का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इन्होंने 3 लैंग्वेज सिस्टम की बात की थी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इन 3 भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने की बात हुई थी। और ये जितनी भी अनुशंसाएं हैं, इन्होंने जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 रहती है उसको प्रभावित करती है। तो इस कमीशन के बाद पहली शिक्षा नीति 1968 आती है, जिसमें कोठारी कमीशन के जितने भी अधिकांश प्रावधान थे उनको इस नीति में शामिल कर लिया जाता है। तो अगर आपने कोठारी आयोग की ये जितनी भी मैंने लिखी हैं इन सभी को पढ़ा है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें प्रथम शिक्षा नीति 1968 में शामिल होती हैं। फिर इसके बाद 1968 के बाद एजुकेशन पॉलिसी 86 में चेंज होती है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से जाना जाता है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय, केवीएस, ये जितनी भी बातें हम लोग सुनते हैं ये सभी इसी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शुरू की जाती हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि डिग्री को जॉब से डीलिंक करना। मतलब कि ऐसा ना हो कि जिसके पास डिग्री है वही जॉब ले पाए। इस चीज़ को डीलिंक करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की जाती है। इसका फोकस मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर रहता है। फिर 1992 में आपका पॉइंट ऑफ एक्शन आता है। इसी पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 के अंतर्गत पहली बार ये जितनी भी आपकी एग्ज़ाम्स जैसे नेट हो गया, सेट हो गया, जेआरएफ हो गया, इनकी शुरुआत की जाती है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स की हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं
उनके लिए कुछ योग्यता का एक मानक होना चाहिए। तो नेट सेट ये जो एग्ज़ाम जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ था? पॉइंट ऑफ एक्शन 1992 के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत कोर्सेज़ को वापस से रीडिज़ाइन किया जाता है समय के अनुसार। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात होती है और स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात भी होती है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं जिनकी रिपोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका सैम पित्रोदा कमेटी, ये 2007 में बनी थी। इसने एनकेसी की स्थापना की बात की, नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की बात की। फिर इम्पॉर्टेंट कमेटी आती है आपकी यशपाल कमेटी। इन्होंने बाकी सभी रेगुलेटिंग बॉडी जैसे यूजीसी, आईएमसी, एआईसीटीई है, इन सभी को एंड करके एक नई सुपर रेगुलेटर की बात की जिसे इन्होंने CHER के नाम से कहा कि कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। और उन्होंने कहा कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस है उसको एंड कर देना चाहिए। कि ऐसी रिकमेंडेशन भी किसने की थी? यशपाल कमेटी ने की थी। फिर आपकी शर्मा कमेटी आती है। ये इंडिया में साइंस एंड टेक एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करती हैं। ये बेसिक साइंसेस के जो रिलेटेड जो रिसर्च हैं उन पर 500 करोड़ तक खर्च करने की बात करती हैं, यूजीसी को रिकमेंडेशन करती हैं। फिर आपका अनिल काकोडकर कमेटी आता है। ये 2% बजट हर इंस्टीट्यूशन को रिसर्च पर खर्च करने की बात करता है। KB पवार कमेटी आती है। ये हायर एजुकेशन में 4 मॉडल्स ऑफ PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती हैं। ज्ञानम कमेटी आती है 1993 में। ये बेसिकली रेकमेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता एंड ऑटोनॉमी, मतलब कि स्वायत्ता की, ताकि जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस है वो बची रह सके। इसके अलावा ये बात करती है रेस्ट्रिक्टिंग द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब कि जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ग्रोथ को रोकने की ये लोग बात करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ी। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, फिर अगली थी 1986, और जो भी लेटेस्ट है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, NEP 2020। इसके चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जो कि है यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसको पूरा करने की बात करती है। इसका एम होता है मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD था उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से बदल दिया गया है। ठीक है, NEP ने जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया वो 5+3+3+4 की बात की है। इसने एक जेंडर इंक्लूजन फंड को इस्टेब्लिश करने की बात की है। इसने कहा है कि जो हमारा प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक जो बच्चों का एडमिशन लेने का जो दर है उसको 2030 तक 100% करना है। मतलब कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब कि बच्चे जहाँ पर एडमिशन लेते हैं उसको 100% तक हम कन्वर्ट कर सकें, इसकी बात करता है। फिर हायर एजुकेशन में ये कहता है कि UG, PG और PhD लेवल पर जितनी भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं उनमें जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको सभी चीज़ों को एक लिंक करके पढ़ना चाहिए, इसकी बात ये करता है। फिर ये एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित करने की बात करता है, जिसके 4 पार्ट्स होंगे, NHERC, GC, HEGC एंड NSE। ठीक है, यह कहता है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब कि जब बच्चे अपना इंटरमीडिएट लेवल जब पास करके स्कूलों से वापस से जब कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो जो एडमिशन की रेट है उसको 50% तक हम ले कर के चले, जो कि करेंट में अभी 26.3% पर ही रुकी हुई है। फिर 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड करने की बात होती है। इसमें बात होती है कि एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी GDP का 6% है वहाँ तक हमको इस पर स्पेंड करना चाहिए।
इसने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन और प्राकृत को स्थापित करने की बात की। ये बात करता है कि स्टूडेंट को असेस करने के लिए 360 डिग्री एक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हायर एजुकेशन है उसके लिए 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात होती है, यूजीसी, एआईसीटीई एंड सीओए। तो हम लोग बात करते हैं यूजीसी की। तो यूजीसी की स्थापना जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना होती है। 1956 में एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन, एक सांविधिक निकाय बनता है। मेंबर्स की हम लोग बात करें तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 अलग अलग मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ये सभी इसके पार्ट होते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और 6 रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगहों पर, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता। ठीक है। इसके पहले जो चेयरमैन रहते हैं यूजीसी के वो शांति स्वरूप भटनागर होते हैं, जो कि सीएसआईआर के भी फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। और अभी लेटेस्ट में चेयरमैन कौन है यूजीसी के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ये लैटिन वर्ड यूनिवर्सिटास से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है अ होल, मतलब कि एक समग्र। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन होती है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक विशिष्टीकृत सहयोगात्मक रूप होता है यूनिवर्सिटी का। हमारे देश में इस समय रिसेंट में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये दिसंबर 2022 तक का डेटा है। ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम रहे, इस साल दो, अगले साल दो, तो हर बार इस लिस्ट को एग्ज़ाम से पहले आपको देख लेना चाहिए। ठीक है। तो करंट में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 459 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पूरे देश के लगभग 84 स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। फिर 430 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है। फिर आता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत कम बार सुना होगा डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो 127 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत इनको तैयार किया जाता है, अप्रूव किया जाता है ओनली बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर यूजीसी रिकमेंडेशन। यूजीसी के रिकमेंडेशन के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पर इनको स्थापित किया जाता है। इनकी सारी जो पावर्स है वो सभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जैसी ही होती हैं, लेकिन ये कॉलेजेस को अफिलिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक कॉलेज है उससे 100 कॉलेज अफिलिएटेड है, तो ये एफिलिएशन का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पहली दो इंस्टीट्यूट जिनको कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलता है, वो IISc बेंगलुरु होते हैं एंड IARI दिल्ली होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स। बेसिकली 7 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स होते हैं। इनको यूजीसी एक्ट के क्लॉज 12CCC के अंतर्गत इनकी स्थापना होती है। इनमें बेसिकली अलग अलग आपके 7 IUC हैं, IUAC 1994, IUCAA पुणे, UGC DAE CSR इंदौर। इसके अलावा इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अहमदाबाद, NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलुरु एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन काकीनाडा। ये 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके अलावा आप ये कहाँ पर लोकेटेड है, कब इस्टेब्लिश हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सातों जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट आपको इनको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ठीक है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 जिनको मैंने अंडरलाइन किया है रेड मार्क से, इन्फ्लिबनेट एंड NAAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। NAAC आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है। फिर आते हैं आपके INI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो INI स्टेटस उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाता है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। जैसे आपका एम्स हो गए, IITs हो गई, IIMs हो गए, NITs हो गई, ये सभी कैसे इंस्टीट्यूट्स हैं,
इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा इन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है। आईआईटीज़ की टोटल कितनी संख्या है? तो 25 है। ठीक है, टोटल 25 आईआईटीज़ हमारे देश में अभी हैं। फिर आता है आपका एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, ये 1957 में स्थापित होती है। नैक, जैसा हम लोगों ने अभी बात किया था, ये बेंगलुरु में स्थित है 1994 में। नैक की फुल फॉर्म जरूर से याद रख लीजिए। फिर एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेटेशन, एआईसीटीई द्वारा इसका स्थापना की जाती है 1994 में। फिर आपका एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है, इसकी स्थापना आईसीएआर द्वारा 1996 में की जाती है। एंड लास्ट में इग्नू होता है, जिसे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। फिर कुछ रैंकिंग फ्रेमवर्क्स होती हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड कराती है कि उनके एजुकेशन लेवल को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, डेवलपमेंट्स के बेसिस पर। ठीक है, तो इनमें एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है NIRF। तो NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना 2015 में होती है। ये जो फ्रेमवर्क है ये बेसिकली आउटलाइन करता है एक मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। अलग अलग बेसिस पर वो इसका काम होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड की जाए। NIRF के अलावा QS हो गया, क्यूकुरैली, साइमर्स। ठीक है, अलग अलग रैंकिंग की आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इतनी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ये आपके हायर एजुकेशन की ये जो यूनिट है उसका एक बहुत ही मेजर, बहुत ही वास्ट पोर्शन को ये कवर करता है। और अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ये हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की जो PDF रही है उसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मेंशन किया है, उससे आप जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप एंड आई विश कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो और आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई करें और सक्सेसफुल अपने लाइफ में हों। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।